रिकॉर्डिंग। जैसा आपको पता होगा कि बहुत सारे थ्योरी पे मैंने चर्चा किया, जिसमें जब इंटाइटलमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय जॉन रॉल्स, और मेनी मोर थ्योरीज even given by the earliest thinker Plato, and then his student Aristotle. But they all talks in general. In general means justice in society, means justice for those who are in subjugated position, but they do not specifically talk on women. And when we say women, itself means indicates that it's a subjugated word. Because if we talk about justice, and till now in the arguments, in the philosophy, in the theory of Plato, Aristotle, John Rawls, Robert Nozick, and many more thinkers like them, never talks specifically talks in the sense that it's justice for women. They talk in general justice for all, or those who are इन दी मार्जिनलाइजेशन सिचुएशन, मीन्स मार्जिनलाइज, अपेक्षित हो। ठीक है, तो अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं ये न्याय का नारीवादी सिद्धांत है, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस है। और जो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसमें स्पेसिफिकली एक सेक्शन पे बात किया जा रहा है, और वो सेक्शन है वीमेन। वो सेक्शन है, अगर हम न्यूट्रली बोलें और बायोलॉजिकली बोलें तो दे आर फीमेल, मीन्स बायोलॉजिकली दे आर फीमेल, and biological difference between male and female. So the term female is biological, but when we say the word women, it is a gender word, means male female is a biological, both are biological word. But when I say ki men and women, so these are gender based or gender variables, means these two words have their specific meanings. If I say male, it has different meaning. If I say men, it has different meaning. If I say women, तो इट इज डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम फीमेल। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या मैं इसमें बताना चाहता हूँ। तो मेन मुद्दा जो है आज नारीवादी न्याय के सिद्धांत में, वो है बहुत सारे थिंकर। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि थिंकर का नाम है मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट। वो जो मीन्स पायनियर वीमेन थिंकर्स में हैं, जिनके किताब है विंडिकेशन ऑफ वीमेन राइट्स करके। उसमें वो साफ साफ, वो 1790s में लिखी गई किताब है। और जब हम वीमेन जस्टिस की बात करते हैं, तो वीमेन जस्टिस हमेशा क्या है, वो स्पेसिफिक टू कि कब से ये शुरू हुआ। तो अब जैसे हम बात करते हैं कब से शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत 1790s में राइटिंग्स ऑफ, किनकी राइटिंग से शुरू होती है, मैडम, या सीधे बोलें तो वॉलस्टोन क्राफ्ट, दो पाइनियर वीमेन थिंकर है या पाइनियर फेमिनिस्ट थिंकर हैं, जो राइट्स ऑफ वीमेन पे चर्चा करते हैं। पिंकी कुमारी कौन है? पिंकी कुमारी खुद ही आई है क्लास में, अपने भैया पापा को मत लाइए क्लास में। अगर आपको क्लास करना है, क्योंकि क्लास में कंप्लेन हमेशा रहा है, तो कृपया आप खुद ही क्लास को ज्वाइन करें, अदरवाइज क्विट कर सकते हैं। पिंकी सिर्फ, सभी लोग एक बार स्क्रीन ऑन करेंगे, सभी स्टूडेंट एक बार स्क्रीन ऑन करेंगे। निशा का पिछली बार कंप्लेन था कि कोई मेल ज्वाइन किया था, मैं ध्यान नहीं दिया था, जब ज्यादा स्क्रीन में चला जाता तो दिखता नहीं है। रिया, पिंकी, निशा, निशा ऑलरेडी, इशिका, रिया, पिंकी में लगता है कोई मेल है, तो मैं इनको, आई थिंक मुझे इनको निकाल देना चाहिए। हम पिंकी, मैं बोल रहा हूँ, आप अगर स्क्रीन पे आ जाइए, कंप्लेन बार बार रहता है कि कोई मेल पर्सन ज्वाइन करता है। ठीक है पिंकी, आप ही ज्वाइन करेंगे, भैया नहीं ज्वाइन करेंगे, ऑफ कर सकते हैं स्क्रीन।
तो अभी हम क्या बता रहे थे कि जो सबसे पहले विचारक, स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है ना। अभी मैं बता रहा था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जिनको प्रारंभिक महिला नारीवादी कारकों में से एक माना जाता है। और उनकी राइटिंग पे जब आप चर्चा करेंगे तो सीधे वो सबसे पहले बात करते हैं, और वो प्रारंभ में ही बात करते हैं कि महिलाओं को पुरुष के बराबर समझा जाए। मीन्स अगर जैसी बात मैं करता हूँ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का मतलब हो जाता है मेल एंड फीमेल बोथ। अगर मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोग को उतना समझ में नहीं आता होगा, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है तो कृपया बताएं। ये गलत नो सर, नहीं। नहीं दिख रहा है? ओके, एक मिनट वेट। स्क्रीन शेयर कहाँ चला गया? ये स्क्रीन शेयर, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब कुछ दिख रहा है? नहीं। नो सर। नो सर। अब दिख रहा होगा, यस सर, यस सर। है ना। तो अब देखिए, ये जो क्लास है इसका मेन थीम ही है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें मैं कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ, कोई पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है, कोई एक विद्यार्थी पढ़ के बताएंगे। सर लिखा हुआ है, समकक्ष पुरुष के समान पूर्ण और समान स्थिति वाले व्यक्ति। ठीक है। अब देखिए, ये जो राइटिंग है ये साफ साफ क्या बात कर रही है कि, और ये राइटिंग किनकी है? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का, उनका किताब का ही नाम है, जिसमें वो ये चर्चा करते हैं। उनकी किताब का नाम क्या है, कोई पढ़ के बताएंगे? ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये किताब सबको याद रहना चाहिए। हाँ। A vindication of the right of women. अब देखिए, उनके जो ये किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, ये लगभग 1792 में पब्लिश हुआ था। और उसमें साफ साफ यही बात को उठाते हैं कि अगर मेरे साथ कोई महिला है तो उनको हमारे बराबर समझा जाए। अगर मैं, पता चला मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, नंदिता मैम है, आशा मैम है, आरती मैम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एडवांटेज मिलेगा उनके ऊपर, नहीं। अगर वहां पे नंदिता मैम हो तो मेरे बराबर है। उनको व्यक्ति समझा जाएगा न कि महिला, मुझे व्यक्ति समझा जाएगा कि न कि मेल। यही सवाल कौन उठाते हैं? दोनों उठाती है, ओलंपिया डी गॉज एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये दोनों महिला विचारक इस बात को ही उठाती कि सबसे पहले महिलाओं को व्यक्ति माना जाए और उनको पुरुष के बराबर, पुरुष के समकक्ष अधिकार दिए जाएं। तो ये शुरुआत की मांग है, 1790 की बात है, आज की बात नहीं है। 1790 की बात है। लगभग देखा जाए तो लगभग 200 वर्ष के आसपास, 230 या 240 वर्ष के आसपास से ये मांग रखी जा रही है कि वीमेन को सबसे पहले एक व्यक्ति समझा जाए और तब उनको फुल और इक्वल स्टेटस दिया जाए। जैसे मेरे बराबर नंदिता मैम को, आशा मैम को है कॉलेज में, बट सब जगह ऐसा नहीं है। मतलब कॉलेज में तो है, सरकारी संस्थानों में है। हो सकता है कभी कभी पॉलिसी बनाई जाती है तो मेल लोग बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आज शपथ कोई लिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन बने हैं? सर संजीव खन्ना। वो मेल हैं। और पूरे भारतीय इतिहास में, मतलब जितने भी आजादी के बाद 75 वर्षों में कुछ ही गिनती के महिला हैं। तो मेल कुछ भी करने जाएगा तो उसको महिलाओं की वो समझ नहीं होगी, अनटिल अनलेस वो पढ़ेगा। महिला की समझ हो सकती है जब वो उसके बारे में, उसकी समस्याओं को पढ़ेगा, समझेगा। ऐसे ही नहीं समझ सकता है, क्योंकि ऐसे वो जब भी कुछ करेगा तो महिलाओं को एक्सक्लूड करके बात करेगा। तो ये बात किसकी थी? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो फेमस किताब है और सबसे पहला किताब माना जाता है। माना जाता है हर महिला विद्यार्थी को जो पॉलिटिकल साइंस की है, इस किताब की समझ तो जरूर रखी जानी चाहिए। इस किताब को तो जरूर पढ़ी जानी चाहिए। इंग्लिश में है, बट इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि इस किताब को आप पढ़ सके। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जो 1792 में पब्लिश हुआ, पायनियर वर्क है फेमिनिस्ट जस्टिस पे या फेमिनिस्ट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में।
तो अगर भविष्य में आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा। अगर मैं अब आगे बात करूं तो आगे आप देख पा रहे होंगे अब ये चीजें बढ़ी, कैसे बढ़ी। 1790s में राइटिंग लिखी गई, बात कही गई, लेकिन मांग बढ़ने लगी, बोला यहीं पे हम नहीं रुकेंगे। तो अब बात आती है कि अधिकार न्याय को कैसे देखा जाए। अगर आप न्याय को अलग देख लीजिए, अधिकार को अलग देख लीजिए, तो ये अलग अलग दिखने में लगता है, लेकिन यह अलग अलग नहीं है। इसलिए अब जो नारीवादियों का, फेमिनिस्टों का जो मांग था, जो समझ था, जो थ्योरी लिखने का जो तरीका बदला, बोला हम अकेले सिर्फ न्याय न्याय को लेके नहीं लिखेंगे, हम अब क्या करेंगे, अधिकार, न्याय और पहचान पे आधारित जो राजनीति है, तीनों को एक साथ क्लब टुगेदर करके लिखेंगे, तब जाके चीजें समझ में आएगी। तो अब ये इस तरह की राइटिंग कब शुरू हुई, नारीवादी मूवमेंट के बाद। फेमिनिस्ट मूवमेंट 1960s में बहुत इमर्ज हुआ और वो मांग करने लगे कि अब बहुत परिवर्तन की जरूरत है। बहुत हुआ, क्योंकि 1790s लगभग देख लीजिए कितना वर्ष हो गया, 170 वर्ष के बाद नारी आंदोलनवादियों ने, नारीवादी विचारकों ने, नारीवादी आंदोलनकारियों ने मांग करने, और उनको समझ में आ गया कि अलग अलग मांग करेंगे तो मूर्ख बनेंगे। तो अधिकार न्याय तो साथ साथ है, साथ में जो राजनीति है जो पहचान पे चलती, तो पहचान की राजनीति कैसी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैसी है, जैसे महिलाओं पे आधारित पॉलिटिक्स, मीन जेंडर पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, रेशियल पॉलिटिक्स, इथनिक पॉलिटिक्स। जैसे नॉर्थ ईस्ट में नागा ट्राइब के ऊपर अगर पॉलिटिक्स बोलेंगे तो इसको इथनिक पॉलिटिक्स बोलेंगे। अगर हम मणिपुर में, आपने, अच्छा मणिपुर में कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कौन बताएंगे। मणिपुर में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको पता है ना, जो दो ट्राइब के बीच हुआ था, एक, सॉरी, प्लेन रीजन में रहने वाले लोग, मैतेई कम्युनिटी और कुकी के बीच लड़ाई हुआ था। तो अगर कुकी के बारे में पॉलिटिक्स होगा तो कुकी पॉलिटिक्स, और ऐसे बोला जाएगा इथनिक पॉलिटिक्स। तो ये सारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल है, चाहे वो जेंडर पॉलिटिक्स हो, कास्ट पॉलिटिक्स हो, इथनिक पॉलिटिक्स हो, रेशियल पॉलिटिक्स हो। तो ये सारे कौन से पॉलिटिक्स हैं, जाति नहीं, पहचान पे आधारित जटिल राजनीति या पहचान पे आधारित राजनीति। तो नारीवादी अब क्या बोल रही है, जितने भी फेमिनिस्ट, जैसे ओकिन एक थिंकर हैं, बहुत फेमस थिंकर हैं, और वो नारीवादियों पे बहुत सारी बात कहे हैं। तो वो अब बोलते हैं कि अलग अलग नहीं देखेंगे, अब नारीवादी न्याय की बात अलग नहीं होगी, उसको लिखते समय, उसको चर्चा करते समय, उसको एक्सप्लेन करते समय अधिकार और राजनीति को भी ध्यान में रखना होगा। ये चीजें समझ में आई लोगों को, तो यस लिखें या यस बोलें कोई भी आके। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखिए, एक थिंकर है आई एम यंग, या स्कॉलर बोल सकते हैं, क्योंकि थिंकर बहुत बड़ा अचीवमेंट के बाद कोई थिंकर के कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई रिसर्च पेपर लिखोगे, शोध पत्र लिखते हैं, तो जब तक आपके शोध पत्र एक ही विषय पे, निशा कुछ दिक्कत है क्योंकि आपका नाम बीच में आ जा रहा है और मार्किंग आ जा रही है, अगर कुछ दिक्कत है तो सही कर ले। नहीं सर, पता नहीं कैसे हो जा रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है कि जैसे अब कोई बोले कि आई एम यंग को विचारक माने ना माने, विचारक है, सब विचारक है, आप भी विचारक है, मैं भी विचारक हूँ, लेकिन वो विचारक का एक जो ऑरा है, एक जो स्टैब्लिशमेंट एज ए थिंकर है, वो कब होता है, रिकॉग्निशन एज ए थिंकर है, वो कब आता है, जब वो आपकी राइटिंग बहुत फेमस हो जाए, बहुत उसका प्रभाव समाज पे दिखने लगे, जैसे कार्ल मार्क्स की राइटिंग, जैसे मैंने अभी बात किया मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की राइटिंग, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, एरिस्टोटल की राइटिंग, तो ये बड़े बड़े थिंकर, तो इनको हम स्कॉलर बोल रहे हैं। तो आई एम यंग का मानना क्या है कि एक जो विचार है, वो कौन सी विचार है, वो विचार है, वो विचार क्या है कि अब महिलाओं ने या महिलावादी विचारकों ने दिमाग में ये सोच लिया कि अगर जो समाज में जो प्रॉपर्टी है, ऑफिस है, संपत्ति है, इसका अगर न्याय उचित तरीके से बंटवारा हो जाएगा ना, तो यही एक स्ट्रक्चर स्थापित कर देगा, और जिससे महिलाओं के पक्ष में नहीं तो मेल फीमेल के बराबर
जो मेल और फीमेल के बीच बराबरी आ जाएगी और न्याय की स्थापना होगी। इसको गलत बोलते हैं। कौन बोलते हैं? आई एम यंग। आई एम यंग की राइटिंग है, और वो अपने किस किताब में ऐसी बात करते हैं? उनका किताब का नाम है जस्टिस, या राइट, या शोध पत्र बोल लीजिए, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। वो किस में ये बात करते हैं? जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस में ये बात बोलते हैं कि नारीवादी गलत कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं ना कि जितना डीएम उतना डीएम महिला हो जाए, जितना एसपी पुरुष उतना महिला पुरुष एसपी हो जाए। तो ये वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि नारीवादियों को अब अलग सोचना होगा। और वो सोच क्या है? उनका मानना है कि न्याय किस पे आधारित है, अन्याय किस पे आधारित है? प्रभुत्व और उत्पीड़न पे, डोमिनेंस एंड ऑपरेशन। आई एम यंग के हिसाब से अन्याय किस पे आधारित है? कौन बताएंगे? सर प्रभुत्व और उत्पीड़न पर। अगर मैं पूछूं कि उत्पीड़न। प्रभुत्व क्या है, उत्पीड़न क्या है, तो कौन समझाएंगे? कोई भी एक व्यक्ति बता सकते हैं कि अगर डोमिनेंस बोलने का मतलब क्या है, ऑपरेशन बोलने का मतलब क्या है, हिंदी में प्रभुत्व और उत्पीड़न बोलने का क्या मतलब है? ठीक है। डोमिनेंस बोलने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आरएमडब्ल्यू कॉलेज महिलाओं का कॉलेज। अब वहां पे सबको लग रहा है सब तो महिला ही है, यहाँ महिलाओं को क्या दिक्कत है? लेकिन अगर जैसे ये एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ चुका है, महिलाओं के लिए ड्रेस कोड, स्पेशली विमेंस महिलाओं, मुस्लिम विमेंस महिलाओं पे ये ज्यादा फोकस हो रहा है इंडिया में भी। और ईरान में भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला बुर्का के विरोध में, अब कोई लोग बोल रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो ड्रेस के बारे में कि हम बुर्का अपने चॉइस से पहनेंगे, या अगर भारत में महिलाएं बोले कि साड़ी मैं अपने चॉइस से पहनूंगी, तो अगर उनके चॉइस को ना मानते हुए इंस्टीट्यूशन बोले नहीं किसी भी कीमत को आपको पहन कर आना ही पड़ेगा, या एक ड्रेस कोड तय कर दिया जाए, या कॉलेज में ये तय कर दिया जाए नहीं अगर आप बुर्का में आएंगे तो कॉलेज में एंट्री नहीं। ये दोनों तरह की बातें, पहनने की बातें और नहीं पहनने की बातें हैं। तो ये अगर महिला आधारित ना होके समाज आधारित हो जाए, कि बरसों से समाज ने ये तय किया कि महिलाओं को ऐसा पहनना, ऐसा खाना, ऐसा रहना, ऐसा बोलना, और उसी चीज को संस्था भी करे, तो ये समझ लीजिए कि ये जो पैट्रियर्कल सेटअप है, जो पितृसत्तात्मक जो संरचना है, उसी का ये एक रूप है, ये उसी का एक तरह से ये मतलब थोपना है, उसी को इम्पोज करना है। तो ये एक तरह से डोमिनेशन है। इसको क्या बोलेंगे? प्रभुत्व। कि आप ऐसा तो, लेकिन अगर महिलाओं को ही तय करना है, जैसे अगर मैं मेल हूं तो आई विल डिसाइड कि मुझे क्या पहनना है। कोई महिला बोल दे नहीं अब आपको कल से ना समीज सलवार पहनना या ऐसा ड्रेस पहनना है, तो मैं क्यों पहनूं? जैसे बाबा रामदेव पहन लिए थे, तो वो तो बचने के लिए पहन लिए थे। तो अब बात है कि मैं ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूँ, वो अपनी इच्छा से पहने, उनको कोई जबरदस्ती नहीं पहना है। अगर मैं भी अपनी इच्छा से बोलूँ साड़ी पहनूंगा तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है। मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसका इसके अलग मायने मत निकाला जाए। तो क्या कोई पहनेगा, क्या खाएगा, ये अगर महिलाओं को आधार में रखकर बनाया जाए और महिलाएं तय करें तो ये डोमिनेंस नहीं। लेकिन अगर महिलाओं के विचारों के विपरीत ये थोप दिया जाए बुर्का पहनना ही पहनना, चाहे किसी पढ़ने जाना मीन्स बुर्का पहनना, कॉलेज में पता चला नियम नहीं बिना बुर्का, बुर्का वाले स्टूडेंट अलाउड नहीं, तो फिर वो कहाँ की रहेगी? घर वाले बोलेंगे कि बुर्का पहनना है तभी जाके पढ़ सकती हो, कॉलेज में बोला जाएगा बुर्का नहीं पहने, तो फिर वो कहाँ की रह जाएगी? तो ये एक इशू है कि नहीं, इस पे कोई अपना अगर कोई, क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, ये मेरी समझ है, मैं उदाहरण के माध्यम से डोमिनेंस को समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं आप लोगों में से कोई विद्यार्थी से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये समझ जैसे बोला जाता है, एक लाइन है कि महिलाओं की समस्या एक पुरुष बहुत कम ही समझ, ठीक है मैं बहुत पढ़ा हूँ, मैं बहुत समझता हूँ, मैं स्टूडेंट विमेंस कॉलेज में उनकी बार बार चीजों को, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अगर जो डोमिनेंस ऑफ
आइडियल डोमिनेंस ऑफ पैट्रियार्की इन टर्म्स ऑफ ड्रेस और ड्रेस कोड। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? एक एक राय एक एक विद्यार्थी देंगे। कोई भी एक विद्यार्थी अपनी समझ से दे सकते हैं कि क्या कितना हद तक ये सही है, गलत कब है, अपनी अपनी राय रखें। सर अगर कोई अपनी इच्छा से कॉलेज में बुर्का पहनकर आ रहा है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो तय करते हैं कि नहीं यहाँ पे तो ड्रेस ही पहनकर आना पड़ेगा, तो वो भी सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब यहाँ पे दो डिवीजन हो गया, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। तो पब्लिक कॉलेज बोल रहा है कि प्रिंसिपल ने लागू किया, ठीक है, ये पब्लिक जो अब होगा प्राइवेट, घर वालों फैमिली बोल रही है कि बिना बुर्का के बाहर नहीं निकलने देंगे। तो अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोल दे, हिंदू कम्युनिटी के बारे में बोल दें, और आपके घर से बोला जाए कि नहीं आप लोग ये कपड़ा पहन के जाओगे तभी कॉलेज जा सकते हो, लेकिन कॉलेज में बोल दे नहीं आपको शर्ट पैंट पहन के, जैसे प्राइवेट स्कूल में चलता है या बिहार सरकार का जो ड्रेस कोड है, और घर वाले बोले कि वो ड्रेस पहनेंगे तो आपको हम जाने नहीं देंगे। तो इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को कैसे पाटा जाए, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि घर से जो रोक है और कॉलेज से जो रोक है, दोनों रोक को कैसे एकोमोडेट किया जाए जिससे कि वीमेन्स ऑप्रेस्ड ना फील करें, उनका उत्पीड़न ना हो पाए। इस पे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो राइटिंग जितनी भी है, आई एम यंग एक फॉरेन ऑथर है, ये वेस्टर्न थिंकर हैं, इनकी राइटिंग वेस्टर्न सोसाइटी को देख के लिखी गई है। तो इसको जब तक हम इंडियनाइज ना करेंगे आपके व्यू से, तो ये पढ़ाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए इंडिया में अराउंड 17% मुस्लिम भी है, फिर सिख कम्युनिटी भी है, बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। तो अगर जब तक इंडियन सोसाइटी के हिसाब से इस डोमिनेशन और ऑपरेशन को नहीं समझेंगे, तो ये पढ़ना तो व्यर्थ हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? यस सर। तो सर वो स्टूडेंट ही डिसाइड करेगी कि उसे घर का ड्रेस पहन के जाना है या तो कॉलेज का ड्रेस पहन के जाना है। तो अगर उसे पढ़ना है तो वो तो कॉलेज का ड्रेस ही पहन कर जाना पड़ेगा, घर में रहना है तो फिर घर में ही रहे। तो तो फिर वो स्टूडेंट का निर्णय। नहीं नहीं तो तो या ये भी हो सकता है कि जैसे घर से वो अपना ड्रेस पहन के जाएंगे तो कॉलेज में एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे वो ड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। ओके, गुड। और ये बहुत लॉजिकल लग रहा है, एकोमोड दोनों को एकोमोडेट, बहुत अच्छी बात है। मेरा ही विचार बार बार मैं जब सोचता हूँ, एक बार कमिटी कॉलेज में बैठी थी, तो मैं सोचता स्टूडेंट कंप्लेन लेके आए कि सर मेरे घर से बिना बुर्का कुछ उनको अबाया या कुछ ऐसा भी शब्द इस्तेमाल होता है बुर्का, जो नहीं आने देंगे, हम कैसे आएंगे। फिर कॉलेज में ऐसा चल रहा था, तो हम यही सोचे कि उनको कैसे ये दोनों चीजें मिल जानी चाहिए। तो निशा का जो थिंकिंग अराउंड जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। तो ठीक है, तो ये एक तरह से मिडवे है, लेकिन ये मिडवे सिर्फ वीमेन के लिए क्यों? ये कहना किनका है? आई एम यंग का। तो थोड़ा सा इंडियनाइज हो गया ये चीज। पिछली यस। क्लास में मैं बार बार ये चीज चर्चा किया था, और वो कोई और व्यक्ति नहीं थे, आई एम यंग ही बोल लेते हैं। क्या लिखा हुआ, कौन पढ़ के तेजी से बताएंगे? सर 5 फेसेस ऑफ ऑपरेशन। हम्म। और क्या है? सर पूरा पढ़ना है? हाँ हाँ, जल्दी से ऊपर वाला लाइन। हिंदी वाला या इंग्लिश वाला? 5 फेसेस ऑफ ऑपरेशन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, लेकिन वो 5 टर्म आने चाहिए। Operation Young Theories has five phases: exploitation, marginalization, powerlessness, cultural imperialism, and violence. देखिए, अब ये आई एम यंग क्या कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने दो शब्द दिया, बोला कि ये कुर्सी की बराबरी की लड़ाई नहीं है, धन संपत्ति की बराबरी की, जमीन की बंटवारा की लड़ाई नहीं है, सोना चांदी बांटने की बात नहीं है, ये बात है ऑपरेशन एंड डोमिनेशन का। तो ऑपरेशन को वो 5 टर्म में
5 फेसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा मार्जिनलाइजेशन, अपेक्षा, मतलब आपको जो मिलना चाहिए उसको नजरअंदाज करके साइड कर देना। पावरलेसनेस, आपको डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है। कल्चरल इम्पेरलिज्म, जैसे बुर्का वाली बात, साड़ी वाली बात, या क्रिश्चियनिटी में कुछ और तरह का बात, सिखिज्म में कुछ और तरह का बात, मतलब रिलीजन और कल्चर को आधार बना के महिलाओं को क्या करना, उपनिवेशित साम्राज्य उसके अंदर ला देना, मजबूर कर देना। जैसे अगर हम बात करें पैरेट, पैरेट किसके किसके घर में है? पैरेट किनके किनके घर में होगा, तो वो क्या चाहेगी, उसको आप मल्टीपल कलर के पिंजड़े में रखें, कुछ में भी रखें, उनके लिए तो कैद है। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से घोंसला बनाए तो वो कैद नहीं है। तो कुछ ऐसा ही चीज है कल्चरल इंपेरियलिज्म में, क्या है कि महिलाओं को एक विशेष संस्कृति के हिसाब से उनको क्या किया जाता है, समाहित करने का प्रयास किया जाता है। और लास्ट में वायलेंस, कुछ नहीं, वो नहीं मान रही है ना, ठीक है, बस डोमेस्टिक वायलेंस, यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। तो ये 5 फेसेस की बात करते हैं कौन, यंग। और ये और आगे बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल है, ये सोसाइटी का दम बिल्कुल पार्ट, इसको हटाया नहीं जा सकता, और इसी से तो ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये आई एम यंग की ये जो लाइन है, इससे कौन कौन एग्री करते हैं? कौन कौन एग्री करते हैं? सर वहाँ जो सेकेंड वाला था हास्यकरण, वो हमको समझ में नहीं आया। हाशिए पे ला देना, जैसे आ, मतलब वो दिख रहे हैं कि व्यक्ति हैं, बट कोई भी डिसीजन मेकिंग में, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप घर में हैं, तो घर में सब चीजें लगेगा कि हम परिवार के हिस्सा हैं, लेकिन जब की डिसीजन लेने की बारी आएगी, तो वहां पे महिला होने के नाते अगर आप घर में माँ भी हैं, आदरणीय भी हैं, तो आपकी बातों को ध्यान में ना लिया जाएगा, आपको साइड। उस समय आप देखेंगे कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती होगी कि 20 साल का लड़का ना 70 साल की महिला पे हावी हो जाता है, और उनको प्रेफरेंस दे दिया जाता है। जैसे कभी कभी पढ़ाने की बारी आ जाएगी, और पता चला 5 साल का कोई लड़का है, और उसी घर में 20 साल की बेटी भी है। अब क्या हो जाएगा कि 5 साल के लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एकदम 5,000 रुपया खर्च करके, लेकिन वही 20 साल की लड़की जो ग्रेजुएट है, अब वो बोल रही है हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है या जजेस की तैयारी करना है, और बोल रहे पैसे नहीं है। तो ये इस तरीके से उनको मार्जिनलाइज कर देना, उपेक्षित कर देना। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो मोटा मोटी ये जेंडर जस्टिस का जो आधार है आईएम यंग के हिसाब से, वो क्या है, डोमिनेशन और ऑपरेशन, डोमिनेशन एंड ऑपरेशन है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे पैट्रियर्कल डिविडेंड। इसकी चर्चा कौन करते हैं? उनका नाम है रॉइन कॉनेल। रॉइन कॉनेल की किताब है या राइटिंग है या रिसर्च पेपर है, जेंडर एंड सोशल जस्टिस साउथर्न पर्सपेक्टिव, मीन्स जेंडर और सामाजिक न्याय दक्षिणी परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने एक बात कही है, और वो ये कहते हैं कि ये पैट्रियर्कल डिविडेंड, जैसे अभी मैंने बताया, जो एग्जाम्पल है फिट है यहाँ पे, कि मतलब पितृसत्तात्मक जो लाभांश है, जो बेनिफिट्स है, अनअर्न्ड बेनिफिट है, वो बच्चा है 5 साल का लेकिन लड़का है, वो बच्चा है 5 साल का लेकिन लड़का है, और वो एक लड़की है 20 साल की, लेकिन उस लड़की को वीमेन होने के नाते उनका पुरखों के द्वारा, पितृसत्तात्मक पुरखों के द्वारा कोई उस तरह का बेनिफिट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं। जैसे शेयर मार्केट में ना, अगर आप 2 रुपया लगाते हैं तो 10 दिन बाद वो 4 रुपया हो सकता है, तो 2 रुपया डिविडेंड कहलाता है। तो उसी तरह जो बरसों से पितृसत्तात्मक और पैट्रियर्कल सोसाइटी चल रही है, तो जैसे नहीं बताया कि आज पैसा लगाया तो 10 दिन बाद रिटर्न आएगा, तो ये पितृसत्तात्मक और पैट्रियर्कल सोसाइटी बरसों से चला आ रहा, तो उसका भी कुछ ना कुछ लाभ और शुद्ध होगा ना, होगा कि नहीं?
समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। तो वो यस जो सर। बात है वो शुद्ध है, सूद। और जो इंटरेस्ट है, और यहाँ डिविडेंड बोला जा रहा है, लाभांश, लाभ का कुछ हिस्सा, वो 5 साल के लड़के को जा रहा है, 20 साल के लड़की को नहीं। तो इसी को ये चिन्हित करना चाहते हैं कॉनेल, रॉइन कॉनेल इसी बात को बोलते हैं। वो बोलते हैं दिस इज नथिंग बट द अनअर्न्ड बेनिफिट दैट एक्री टू मेन, दैट एक्री टू द मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? यस सर। एंड द ड्यूटी Yes, sir. रेगुलरली रिक्वायर्ड ऑफ वीमेन बाय पैट्रियर्की। तो ये सारी चीजें बताते हैं, और इसके आधार पे क्या होता है, इकोनॉमिक और जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैटर से वो मेल के फेवर में चला जाता है। तो अभी तक सबको समझ में आया ये सारी चीजें? यस सर। ठीक है। Yes, sir, आ गया। अब देखिए ये जो पूरी जो डिस्कशन है वो आगे जो बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इस पे जो किताबें, बहुत सारी किताबें, बट आपको बहुत सुलझे हुए शब्दों में समझाने के लिए प्रयास किया गया है, और मिल नहीं रही है वैसी राइटिंग जो इम्पोर्टेंट है किताब में। ये लोग लिखे नहीं है, जितने भी टेक्स्ट बुक है वो बहुत डिफरेंट तरीके से लिखे हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं जानना है, इसलिए मैं ये अलग किताब में ये सारी चीजें नहीं है। ये रिसर्च आर्टिकल से लिया गया, उस व्यक्ति का नाम है मिचेल डॉनेल। मिचेल डॉनेल की फेमिनिस्ट जस्टिस एक पेपर है, उसी को आधार बना के मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें उन्हीं के पेपर से लिया गया है। तो अब वो ना पूरे जितने 1790 से लेके लगभग 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जो महिलाओं की राइटिंग है, जो महिला ओरिएंटेड फेमिनिस्ट ओरिएंटेशन के साथ जो जस्टिस पे राइटिंग, उसको 3 तरीके से देखा जा सकता है, वो 3 तरीके से उस पर चर्चा किया जा सकता है। तो पहला वो मानते हैं दी डिसरप्टिव इंसर्शन ऑफ जेंडर इनटू जस्टिस थ्योराइजिंग, मतलब न्याय के सिद्धांत का निर्माण करते समय जेंडर जो शब्द है उसको अचानक विघटनकारी तरीके से समाहित करने का प्रयास किया गया। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में वो ये मानते हैं कि ये जो जेंडर जस्टिस की जो थ्योरी बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका सेंट्रल थीम या जो कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू ग्रुप्स पे शिफ्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं सिर्फ महिला बोलूं तो उतनी चीजें लगी यार सही है, लेकिन महिला किसके संदर्भ में, एक भाई के संदर्भ में, एक पिता के संदर्भ में, एक हस्बैंड के संदर्भ में, तब ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। मतलब वो जस्टिस फॉर वीमेन या जेंडर जस्टिस की जब भी बात करेंगे, अकेले एक महिला होने की बात करेंगे, महिला के आधार बना के करेंगे, महिला को एक व्यक्ति लेके करेंगे तो उतनी चीजें नहीं बनी। उसको किसी से संबंध, महिला किसकी, तो बीवी के रूप में, महिला किसकी, तो बहन के रूप में, महिला किसकी, तो बहू के रूप में, महिला किसकी, तो बेटी के रूप में। तो इस सेंस में थ्योराइजेशन शुरू होता है, सेकंड स्टेप। और तीसरा जो बात करना चाह रहे हैं